हेलो एवरीवन, देखिए वेक्टर में नेक्स्ट कहानी हम समझते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा अगर दो वेक्टर जो हैं वो इक्वल हैं आपके पास, मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उनकी कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी ए है और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, ए है। समझ रहे हो, यानी कि बराबर है, सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट जो है वो क्या होगा, तो देखो इनका जो रिजल्टेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2a cos थीटा बाई 2। क्या याद रहेगी ये कहानी, बताओ। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये रहेगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी देख लो, बिल्कुल सिंपल है। देखो हमें पता है नॉर्मली जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या तो वेक्टर लगा के ऐसे मोड डाल दो या सिंपल आर भी हम लिखेंगे, तो हमें पता है क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ये होता है। अब यहाँ पर मान लो हमें ये पता चल गया ये ए है, ये भी ए है, और यहाँ पर भी ये 2a ए स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या है, cos थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये भी कितना बन गया, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, और यहाँ से हम अगर 2a स्क्वायर कॉमन लें तो इधर बचेगा 1 प्लस में cos थीटा। नाउ आपको ये पता होना चाहिए 1 प्लस में cos थीटा क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। याद रहेगी ये कहानी, तो यहाँ पर रख देते हैं ये 2a स्क्वायर इंटू में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ज़रा यहाँ पर अगर हम देखें ये, तो ये 2a स्क्वायर कितना हो गया और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर, और साथ में है cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो रूट में है ये, तो 4 का रूट क्या हो गया 2, a स्क्वायर का रूट क्या बन जाएगा a, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का भी क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, सिंपल cos थीटा बाई 2। तो यहाँ से जो है r की जो वैल्यू है हमारे पास वो ये आ गई, चाहे r वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल दो, ठीक है, चाहे सिंपली r लिख दो इस तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास, समझ में आई कहानी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे बातें। देखो जरा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 20 न्यूटन है। क्लियर है, ठीक है जी। हमने मान लिया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 20 न्यूटन है, इसका मतलब ये मैंने ए मान लिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो हमें साफ पता चलता है कि जो रिजल्टेंट होगा इनका वो क्या होगा, ठीक है। अब देखो थीटा 120 दे रखा है, फाइंड आउट द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये मोड में लिखा हुआ है, तो यानी कि ये भी कहानी क्या है, रिजल्टेंट की ही बात पूछ रहा है आपसे। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कौन से फॉर्मूले से, 2a cos थीटा बाई 2 से। तो देखो 2a, अब a यहाँ पर हमने कितना मान लिया, ये 20, और cos थीटा कितना है 120 बाई 2, कितना हो गया ये 60। तो देख लो 2 इंटू में 20 इंटू में cos 60 कितना हो गया 1/2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया इसका आंसर। अब देखो यहाँ पर एक कहानी आपको समझनी है इस क्वेश्चन से, कि अगर आपके पास हमेशा दो वेक्टर क्या हों, इक्वल हों, मैग्नीट्यूड मतलब उनका, ठीक है, डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है, और साथ में थीटा 120, मतलब यहाँ पर तो डायरेक्शन भी इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं पर्टिकुलर कहूँ तो 120 डिग्री ही होनी चाहिए एंगल जो है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो जो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो इनमें किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, दोनों का ही सेम है, ऑब्वियस सी बात है। तो 20 है, तो मैं डायरेक्ट इसको देख के ना डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख सकता था इसका 20 न्यूटन, इतना लंबा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया। अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और थीटा 120 है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी इंडिविजुअल जो वेक्टर है उसके जो मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। देख लो यहाँ से 20 तो आ रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 20 है, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 20 आ रहा है। इन कंडीशन क्या है, दोनों वेक्टर इक्वल हों और थीटा कितना होना चाहिए 120, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर, चलो जी, ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन 11 कह रहा है, इफ़ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेज इज √3 टाइम्स आइदर ऑफ देम, मतलब क्या कह रहा है, रिजल्टेंट जो है टू इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स का वो √3 टाइम्स है आइदर ऑफ देम, मतलब जो रिजल्टेंट है दो इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेज है, मान लो एक है ए वेक्टर एक है बी वेक्टर, और ये क्या है, इक्वल हैं, तो इक्वल है तो मैंने इसको भी ए मान लिया और इसके मैग्नीट्यूड को भी ए ही मान लिया, ठीक है। और इनमें से वो जो रिजल्टेंट है इनका, इनमें से किसी एक के √3 टाइम्स है, आइदर ऑफ देम लिख रहा है क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, किसी एक के भी ले लो। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो अब हमें जो है कहानी पता है, जब भी दो इक्वल वेक्टर की बात हो तो जो रिजल्टेंट के वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है 2a cos थीटा बाई 2। ए क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब जो रिजल्टेंट है वो उसने कहा है √3 टाइम्स ऑफ आइदर ऑफ देम, यानी कि √3 टाइम्स ऑफ आइदर फोर्स है, तो √3 और आइदर फोर्स है तो मैं ए के इक्वल ले लूँ, इज इक्वल टू में 2a cos थीटा बाई 2, बस ये सॉल्व हो जाएगा। देखो ए से ए कैंसिल हो गया, ये आ गया √3/2 और ये cos थीटा बाई 2। अब यहाँ पर 2 से 2 मत कैंसिल कर देना, ये गलती मत करना,
यहाँ पर क्या होगा, √3/2 सोचो ज़रा किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपके पास cos 30 की, और ये है cos θ/2 इधर। तो यहाँ से 30 डिग्री जो है इज इक्वल टू में θ/2 आ गया। अब यहाँ से थीटा आ सकता है आपके पास कितना, 60 डिग्री, 2 × 30, समझ रहे हो। तो थीटा हमने निकाल दिया, दो वेक्टर्स के बीच में कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो ज़रा, सिंपल सी कहानी है, ठीक है, कर लोगे इनको। अब ये जो क्वेश्चन है ना 12 और 13, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की कहानी है, ठीक है। इस तरीके के मैंने आपको बताए थे कि ए वेक्टर ऐसे दिया हो तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका निकलेगा √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, इस तरीके से हमने बताया था, ठीक है। चलो ये करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इतना करो, ये चीज़ समझ में आ गई, ये कंसेप्ट समझ में आया कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो हम मतलब मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट हम लिख सकते हैं 2a cos θ/2 से। क्लियर है, ओके, थैंक यू।